हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल आपके? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी एन अनेबलर ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है हमारे प्रोडक्शन में, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है। इससे पहले हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है। जिसमें आपकी लैंड, लेबर, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े थे। ठीक है। कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद फैसिलिटेटर कौन कौन थे हमने देखा था कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग थी, उसके अलावा आपकी हेल्थ केयर थी, उसके अलावा आपका सोशल इन्फ्लुएंस भी था, है ना। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब हम देखने वाले हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे हेल्प करती है। तो टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है। आपको जो भी साइंटिफिक नॉलेज है उसको आप अप्लाई कैसे करते हो, वो है टेक्नोलॉजी। यानी कि साइंटिफिक नॉलेज क्या है? थियोरी है, लेकिन उसको अगर आप प्रैक्टिकल में ले आते हो तो उसको आप टेक्नोलॉजी बोल देते हो। ठीक है। जैसे कि अगर आप एक कैमरा की बात करते हो, कैमरा क्या करता है? कैमरा लाइट को जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, जिससे कि आपकी डिजिटल इमेज बन जाती है। ओके। अगर इस प्रिंसिपल को आप बुक्स में पढ़ रहे हो तो वो थियोरी है, लेकिन अगर आपने कैमरा बना दिया है तो वो क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी बन गई है। ठीक है। तो कोई भी जो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी होती है वो डिफरेंट टाइप की जो है टेक्नोलॉजी उसको यूज कर रही होती है। एंशियंट टाइम में भी ऐसा होता था और आज भी ऐसा होता है। ठीक है। जैसे अगर आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो नई और एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो गई है बहुत सारे एरियाज की अगर हम बात करें उनमें। ठीक है। और इससे क्या हुआ? इससे हमारी लाइफ जो है वो इजी हो गई है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, यूपीआई। सिर्फ एक यूपीआई, एक बटन के थ्रू आप जो है अपना पैसे सेंड कर सकते हो ना। पहले आपको क्या करना पड़ता था? पहले आपको बैंक में घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, या फिर ड्राफ्ट बनवाना पड़ता था, या चेक वगैरह से आप करते थे। अभी आप यूपीआई यूज करते हुए सिर्फ क्लिक ऑफ ए बटन एंड देन आपकी पेमेंट जो है वो डन हो जाती है, राइट। उसके अलावा वेदर्स के अपडेट आपको मिल जाते हैं ना, आपके फ़ोन में आ जाता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है, या फिर अगर रेनिंग है या फिर कोई स्टॉर्म आने वाला है तो उसके लिए अपडेट्स भी आपके फ़ोन पे आ जाते हैं। जीपीएस, जीपीएस गूगल मैप कितना यूज़ कर रहे हैं हम, है ना। अब हमें डर नहीं होता कि हमें एक जगह नहीं पता है, किसी नई जगह पे जा रहे हैं तो किससे पूछेंगे, कैसे पूछेंगे? जीपीएस लगा और आप पहुंच जाते हो। ठीक है। आपको शॉर्टेस्ट रूट भी वो आपको दे देती है ना। बेस्ट रूट भी आपको दे देती है। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया? टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं ड्रोन्स। ड्रोन्स आपके बहुत सारी जगह यूज होते हैं। इनफैक्ट आपके एग्रीकल्चर में भी आप ड्रोन्स को यूज कर रहे हो फर्टिलाइजर स्प्रे के लिए, राइट। इसके अलावा आप सर्जिकल प्रोसेसेस में आप रोबोट्स को भी यूज कर रहे हो, है ना। चलिए, ये किस किस वजह से पॉसिबल हो पाया? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है। तो कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी, ओल्ड टेक्नोलॉजी जो है उसको न्यू टेक्नोलॉजी ने जो है रिप्लेस कर दिया है। हम नोटिस तो करते ही हैं। लेकिन कौन सी टेक्नोलॉजी बेटर है? क्या आपको लगता है पुराने वाली अच्छी थी या नई वाली अच्छी है? नई वाली अच्छी है तभी उसने रिप्लेस किया है, क्या ऐसे है क्या? तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि
टेक्नोलॉजी जो है वो जैसे अगर आप लेटर्स की बात करते हो, ठीक है, आपको किसी को लेटर भेजना है तो आप पोस्ट ऑफिस में जाते थे, है ना, लेटर लिखते थे, स्टैम्प लेते थे, एड्रेस वगैरह एवरीथिंग एंड ऑल दैट। अभी क्या है, और उसको पहुंचने में फिर टाइम भी लगता था। स्पीड पोस्ट में भी एटलीस्ट 24 आवर्स आप लेते हो, राइट। तो अब क्या आ गया है, अब आप कम्युनिकेशन के लिए ईमेल यूज कर रहे हो, जो कि क्विक भी है और लोअर कॉस्ट भी है ना। क्या ही कॉस्ट लग रही है आपके एक ईमेल भेजने में, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए एंड देन इट्स डन विद इन सम सेकेंड्स। पोस्ट में तो भैया आपका टाइम भी इतना कंज्यूम हो रहा है, आपके पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं, है ना। अच्छा, एनवायरमेंटल फैक्टर अगर हम देखते हैं तो उसमें आप पेपर्स यूज करते हो, राइट। हर पोस्ट के लिए आपको एनवेलप भी चाहिए है, राइट। इसमें ऐसा नहीं है, कॉपी पेस्ट भी सीसी भी करके भेज देते हो आप, कार्बन कॉपी ईमेल की। बहुत सारे लोगों के पास एक एक बार में भी भेज सकते हो आप, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि पुरानी टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको नई टेक्नोलॉजीज जो हैं जो कि क्विक हैं या फिर लोअर कॉस्ट वाली हैं वो रिप्लेस कर देती हैं। However, remember that technological progress does not always mean replacing all technology। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी ही हमेशा ही ओल्ड जो टेक्नोलॉजीज हैं वो रिप्लेस की जा सकती हैं, की तो जा सकती हैं। बट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का क्या मतलब है कि जो बेटर वे पॉसिबल हो, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम वही यूज करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे हैं कि पुलिस और व्हील बैरोज को हम आज भी यूज करते हैं, है ना। ये देखिए, ये है आपकी व्हील बैरो। आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। क्या करते हो आप, इसमें ईंटे मीटे डालते हो और इस एक व्हील होता है, यहाँ से आप इसको पुश कर रहे होते हो और आप इजीली जो है बहुत सारी ब्रिक्स एक साथ में कैरी कर सकते हो, राइट। इसके अलावा आप पुली यूज करते हो बोट्स वगैरह में, जो इनको बांध के रखने के लिए काम आती हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि हमें जबरदस्ती किसी भी ओल्ड टेक्निक को रिमूव करना है या रिप्लेस करना है। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको देखते हैं, अगर पुरानी टेक्नोलॉजी आर स्टिल बेटर तो हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल है ना। हम विकसित भारत चाह रहे हैं। हमने देखा था कि फैसिलिटेटर में एडुकेशन एंड ट्रेनिंग, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में फैसिलिटेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक एक पार्ट है, मेजर मेजर रोल प्ले करता है, राइट। तो अब हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी से कैसे एक रास्ता बना नॉलेज स्किल या जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सेस करने का। तो उसके लिए हमें एग्जांपल दे रखे हैं कि वैरायटी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं आज के टाइम पे, जो कि गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, तो स्वयं का मतलब क्या होता है कि खुद से पढ़ाई करना, राइट। तो इसमें भी यही होता है कि 9th ऑनवर्ड जो है आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती हैं, जो कि आप देखते हैं, सीखते हैं। बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो फ्री कराए जाते हैं, आप खुद का असेसमेंट भी कर सकते हैं, टेस्ट भी होते हैं और इनसे फिर आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, ठीक है। और मूक्स जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसमें आप बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सीख सकते हैं, जैसे रोबोटिक्स है, एक्वाकल्चर है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग है। ऑल द फैंसी कोर्सेज, ऑल द बेसिक कोर्सेज, ये सब आपको फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी के आईआईटी, आईआईएम्स या फिर और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो हैं वहाँ के प्रोफेसर्स आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट अवेलेबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड इनफ हो तो आप सीख सकते हो, ठीक है। और स्टूडेंट जो हैं वो बेनिफिट प्राप्त करते हैं
अपने हिसाब से। अगर हम कोर्स वगैरह में एनरोल करते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर कोर्स है, या तो 6 महीने का डिप्लोमा है, या 1 साल का है, या फिर 2 साल का कोर्स है आपका, है ना। तो वो आपका टाइम बाउंड मैनर में होता है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से सीख सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो, एनीवेयर, है ना। जब आप जॉब भी कर रहे हो या फिर कोई और कोर्सेज भी कर रहे हो, तो इट्स अ वेरी गुड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। आपको नॉलेज का एक्सेस मिल रहा है। ऑनलाइन पोर्टल जैसे कि नेशनल करियर सर्विस भी है। ये क्या करता है, ये आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने में हेल्प करता है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। इट्स नॉट लाइक कि आप मतलब किसी एक ही सेक्टर में आप अपना यहाँ पे सीवी डाल देते हो, आपको किस टाइप की जॉब के लिए आप देख रहे हो, वो सब आप इसमें अपना प्रोवाइड कराते हो, और उसके बाद आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज नेशनल करियर सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फ्रॉम प्लम्बिंग टू अकाउंटिंग। ओके, तो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी हैज एलिमिनेटेड जियोग्राफिकल बैरियर्स। अब टेक्नोलॉजी ने ये जियोग्राफिकल बैरियर्स ऐसे खत्म कर दिए हैं कि आप कहीं से भी बैठ के पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी जॉब अगर अवेलेबल हो रही है, वैकेंसी अगर आ रही है, तो आप कहीं भी एक दूर दराज गांव में बैठ के भी आपको पता लग सकता है कि वहां पे एक जॉब वैकेंसी है जो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम कर सकती है। ठीक है, और अलाउइंग पीपल एक्सेस टू नॉलेज, ऑफ कोर्स स्किल डेवलपमेंट। कितने सारे यूट्यूब से लोग, कितने कितने सारे लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं ना, फ्री में आपको क्लासेस मिल जाती हैं। आप जो भी सीखना चाहते हो, इट्स जस्ट अबाउट कि आप सीखना चाहते हो या नहीं, है ना। आपको जरूरी लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप अपने आप को बेटर करना चाह रहे हो या नहीं करने चाह रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी ने इजी करती है। स्किल डेवलपमेंट, जॉब इन इंडिया और अब्रोड, ये भी आपको पता लग जाता है। ठीक है, तो इंटरनेट जो है स्टिल एक टेक्नोलॉजी जिसकी हेल्प से हम बोलते हैं कि पूरा जो ग्लोब है, पूरी जो दुनिया है, वो क्या हो गया है, ग्लोबल विलेज बन गया है। ठीक है, कनेक्टिविटी इस लेवल की हो गई है कि चाहे कोई अमेरिका में बैठा है, कोई जापान में बैठा है, कोई रूस में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, इंडिया में बैठा है, तो जियोग्राफिकल बैरियर्स आपको लगते ही नहीं हैं, है ना। क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग हो गई है, इतना एक्सेसिबल है, आप कहीं से भी बैठ के कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, राइट, कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। तो वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ठीक है, और इन्होंने पोर्टल्स के लिंक भी दे रखे हैं। ये लिंक है, अगर आपको एक्सेस चाहिए है स्वयं की या फिर नेशनल करियर सर्विस की, है ना, ये लिंक है, आप यूटिलाइज कर सकते हैं इनको। अब हाउ आर द फैक्टर्स कनेक्टेड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने देखे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये कैसे कनेक्टेड हैं, और इसके साथ हमने टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर लिया। टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटर है, हेल्प करता है हमारे इन सब चीज़ों को बेटर बनाने में। ठीक है, ये कंबाइन होते हैं टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज, एंड प्रोपोर्शन ऑफ ईच फैक्टर यूज्ड डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। अब कितना ब्लेंड होगा एक चीज में, हमें कितना लेबर चाहिए होगा, कितनी कैपिटल चाहिए होगी, कितनी टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस टाइप का गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस टाइप की सर्विस हम देना चाहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, तो आउटपुट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर रिलाइज मोर ऑन लेबर and thus is labor intensive, while semiconductor chips, satellites require more capital, specialized machinery and are capital intensive। अब देखिए, इन्होंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। एक एग्जाम्पल लिया है कि भैया आप कर रहे हो एग्रीकल्चर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर में आप लोगों को हायर करते हो, आपको वहां पे लेबर ज्यादा लगती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है, वैसे तो ट्रैक्टर भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट आप मान सकते हो, हार्वेस्टिंग मशीन भी मान सकते हो,
लेकिन इतना वाइड रेंज में आप उसको यूज नहीं करते हो। लोग आज भी अपनी पूरी फैमिली, एक इंसान की पूरी फैमिली काम कर रही होती है, या फिर गांव देहात में अगर आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर तबके के लोगों को हायर किया जाता है ना। या फिर आप माइग्रेशन भी देखते हो, है ना। जैसे बिहार या झारखंड के लोग जो हैं बाहर, जहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा अमाउंट में होता है, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, तो वहां पे माइग्रेट करते हैं ये हार्वेस्टिंग सीजन में, ताकि इनको क्या मिल सके, इनको जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी एज इन कि ये अपना डेली वेजेस कमा सके। ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर आपका लेबर इंटेंसिव एक सेक्टर है, राइट। और इसी में हमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वो कि भैया आपको जरूरत तो है क्या, जरूरत है आपको 5 लोगों की, वहीं पे एक ही फील्ड पे लगे हुए हैं 8 लोग, है ना, तो उन 3 लोगों का आउटपुट क्या है, 0। वही काम वो 5 लोग कर रहे हैं, वही काम वो 8 लोग मिलके कर रहे हैं, है ना। तो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हम इसको बोल देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। चलिए, फिर ये दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि भैया आप बना रहे हो सेमीकंडक्टर। ठीक है। सेमीकंडक्टर में आप चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स बना रहे हो, या फिर सैटेलाइट वगैरह बना रहे हो। देखो साइंस एंड टेक का कितना यूज हो रहा है वहां पे, है ना। तो एक सैटेलाइट बनाने में आपको लोगों से ज्यादा पैसे की, मशीनरी की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं कैपिटल इन्वेस्ट इंटेंसिव, जहाँ पे आपको बड़ी बड़ी मशीनरी, स्पेशलाइज्ड मशीनरी की जरूरत होती है ना। मतलब अनस्किल्ड लेबर वहां पे नहीं चलेंगे, जो कि आपके एग्रीकल्चर में चल जाते हैं, वहां पे नहीं चलेंगे। ओके। चलिए, तो ये जो बोल रहे हैं कि हर फैक्टर का जो प्रोपोर्शन होता है वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या बना रहे हो आप, या फिर आप किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो। ठीक है। चलिए, अब ये जो फैक्टर हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। इन केस ऑफ सम मिसिंग और मिसयूज्ड फैक्टर, प्रोडक्शन कैन बिकम इनएफिशिएंट एंड कैन बी हॉल्टेड। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप मिसयूज करते हो किसी भी फैक्टर का, या फिर इनमें से कोई भी एक फैक्टर मिसिंग है, तो इनएफिशिएंट आउटपुट आपका रहेगा। जैसे कि कुछ केसेस में जो नई टेक्नो, however in some cases new technology can change the proportion used and output। लेकिन अगर वहीं पे अगर नई टेक्नोलॉजी अगर आ जाती है, तो वो उस पर्टिकुलर फैक्टर, फैक्टर हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी एज फैसिलिटेटर, कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से आपका कैपिटल कम हो सकता है क्या, या फिर आपका लेबर कम हो सकता है क्या, है ना। तो नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो जो है एक फैक्टर जो हम यूज कर रहे हैं उसका प्रोपोर्शन चेंज कर सकती है, और प्रोपोर्शन अगर चेंज होगा तो आउटपुट भी चेंज होगा। एग्जाम्पल जो हमने पहले लेके चले थे हम, कि अगर आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो, वहां पे 8 लोग काम कर रहे हैं एक फील्ड को हार्वेस्ट करने में, वहीं पे आप थ्रेशिंग मशीन, हार्वेस्टिंग मशीन लेके आ जाओ, है ना। तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब आउटपुट भी उसका चेंज हो रहा है, और उसका लेबर इंटेंसिव जो हम एग्रीकल्चर को बोल रहे थे, उसका प्रोपोर्शन भी, लेबर का प्रोपोर्शन भी कम हो गया। ठीक है। अच्छा, इन्होंने भी एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि मशीन यूज इन एग्रीकल्चर, जो कि अभी हमने देखा कैन लोअर डिपेंडेंस ऑन लेबर। अभी जो एग्जांपल हमने देखा, इसी के साथ साथ इन्होंने दे रखा 3D प्रिंटिंग का एग्जांपल, कि अभी जो आप मास प्रोडक्शन कर रहे हो, किसका, कपड़े का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ये, कि मशीनों में आपके प्रिंट तैयार हो जाते हैं, है ना। तो वहां पे जो लोग पहले जो मतलब अपने हाथों से जो उस पे डिजाइन वगैरह बनाते थे, उस पे प्रिंट करते थे, वो सब चला गया, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, अभी लार्ज स्केल जो है हैंडलूम प्रोडक्शन हो रहा है मशीनों को यूज करते हुए। अब उससे क्या हो रहा है, उससे आपकी जो टेक्सटाइल की जो आर्ट फॉर्म हो रही थी, आर्ट फॉर्म जो थी वो इट इज इन डाइंग स्टेज, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक है। द प्रोडक्शन इनपुट्स आर अवेलेबल एट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। अब जियोग्राफिकल लोकेशन भी बहुत मैटर करती है भैया, है ना।
ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसे? ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसे कि आपको जहाँ पे रॉ मटेरियल है आपको मिल रहा है, वहीं पे अगर उसका यूसेज आप बढ़ा देते हो, उसका यूज अगर आप बढ़ा देते हो तो क्या होएगा? उसका खराब होना या उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, है ना। आपने टमाटो जो है वो प्रोड्यूस किए, आपकी मंडी आपसे 500 किलोमीटर दूर है। टमाटो क्या है, पेरिशेबल आइटम है ना। वहां तक जाते जाते आधे टमाटर तो खराब ही हो जाएंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगी। लेकिन वहीं पे अगर आपके 20 किलोमीटर पे ही एक मंडी है जहाँ पे उसका यूसेज है, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स या हाउस होल्ड उस टोमेटो को खरीद लेते हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम होएगी, उसका यूसेज भी अच्छा होएगा, टोमेटो खराब भी नहीं होएंगे, है ना, खराब होने से पहले यूज भी हो जाएंगे। तो ऑल दिस, तो ये क्या है, जो जियोग्राफिकल फैक्टर है जो कि रोल प्ले करता है, जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। So business can procure them from these varied locations and combine the inputs to produce goods and service। अब ये तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें एक गुड्स बनाने के लिए अलग अलग जगह से हमें रॉ मटेरियल जो है वो इकट्ठा करना होता है, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स आते हैं, अलग अलग जगह से बन के फिर एक जगह हम उसको असेंबल करते हैं, और फिर जो क्या होता है, हम उसको मार्केट में लाते हैं उस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये जब होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंटरकनेक्टेडनेस होती है, ठीक है। लेकिन जब इस टाइप की चीजें होती हैं तो जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है उनको सीवियर सप्लाई चेन चैलेंज जो है वो झेलना पड़ सकता है, ठीक है। अब सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन एक नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज एंड टेक्नोलॉजी दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स। तो सप्लाई चेन क्या है कि ये सब चीजें, कि भैया एक नेटवर्क है, एक जाल है, जिसमें आपके इंडिविजुअल्स भी आ गए, ऑर्गेनाइजेशन भी आ गई, आपके रिसोर्सेज जो आप यूज कर रहे हो या फिर एक्टिविटीज है, टेक्नोलॉजी, इन सबको मिला के, मतलब बेसिकली जो ये आपका जो प्रोडक्ट बना है ना, इससे पहले जितनी भी चीजें इसमें जरूरी हैं इसको बनाने के लिए, और जहाँ पे इसको यूज होना है वहां पे पहुंचाने के लिए, ये सारी जो प्रोसेस है ये क्या आपकी सप्लाई चेन में काउंट होती है, ठीक है। जैसे कोविड 19 में आपने देखा था, है ना, कि अलग अलग जगह ऐसे जो चीजें हैं वो आनी थी, लेकिन क्योंकि आपकी जो कनेक्टिविटी है उसको बंद कर दिया गया था कोविड 19 की वजह से, तो बहुत सारी चीजें आपको देखा होगा आपने कि शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है। ये एक फैक्ट है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर आफ्टर चाइना इन 2025। 2025 के हिसाब से अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो सबसे पहले नंबर पे कौन है? चाइना है, और चाइना के बाद इंडिया ही है जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है। तो हम प्रोसेस देख लेते हैं क्या है भैया, कैसे बनता है। सबसे पहले तो स्टार्ट हम जो कर रहे हैं वो कैसे होएगा, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है, वो कंसेप्चुअलाइज करेगी न्यू फीचर्स को, कि भैया हमें ये चीज ऐड करनी चाहिए या फिर ये चीज हटा देनी चाहिए, ठीक है। आपका नया फीचर आप लेके आ रहे हो तो ऐड ऑन कर रहे हो, ठीक है। अब आपको बनाना है मोबाइल, तो अब आप क्या करोगे? नई कंपनी जो आते हैं वो ऐसे ही आते हैं ना, वो देखती हैं पहले, अपना सर्वे वगैरह करती हैं कि अच्छा इस रेंज में ये फोन है, ये फोन है, ये फोन है, इसमें क्या क्या दे रहे हैं वो इस पर्टिकुलर रेंज में, है ना। उसके बाद ये सोचते हैं कि इसी रेंज में अगर हम कुछ एक और नया फीचर ऐड करके दें तो लोग हमारे फोन को ज्यादा खरीदेंगे। ये सब एक आइडिया के साथ ही आया है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, लैंड एक्वायर करेंगे, फैक्ट्रीज जो हैं वो सेटअप करेंगे। उसके बाद वो रॉ मटेरियल जो उनको चाहिए वो फोन बनाने के लिए वो लेके आएंगे। अब वो सारा रॉ मटेरियल अगर आ गया है तो उसको असेंबल करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स थे अलग अलग जगह से आए थे, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। अब प्रोडक्ट बन गया है तो उसकी टेस्टिंग करेंगे कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें वो देखेंगे।
ये देखने के बाद अब इनको समझ में आ गया कि हाँ भैया ये ठीक से बन गया है, यही प्रोडक्ट हमें चाहिए था जो बना है। तो अब क्या करेंगे, अब मास प्रोडक्शन करेंगे, है ना। उसी प्रोडक्ट की क्लोनिंग स्टार्ट कर देंगे, मास प्रोडक्शन करेंगे, बहुत ज़्यादा नंबर में उसको प्रोड्यूस करेंगे और उसकी पैकेजिंग करेंगे, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है वो रिटेल स्टोर्स पे भेज देते हैं। एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन एफर्ट्स जो हैं वो हर स्टेज पे जो है इन्वॉल्व है। डेफिनेटली है भैया, बिना ह्यूमंस के तो कैसे ही हो जाएगा। आप डिजाइन बना रहे हो, आप सुपरवाइज कर रहे हो, आप इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हो प्रोडक्ट को या फिर प्रोसेस को, तो ह्यूमन एफर्ट तो लगता ही है, बिना ह्यूमंस के तो नहीं बन पाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे टीम ऑफ सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इसके अलावा ये तो है ही है ना, इनका टेक्निकल दिमाग गया यहाँ पे। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं ना, जो कि अपने एक्सपर्टीज को यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, डेवलप करने में। ठीक है। और इसके अलावा आपके रिसोर्सेज जो लगे, आपकी लैंड, फैक्ट्री, स्पेस या फिर मशीनरी वगैरह लगी हैं, या स्किल्ड वर्कर्स जो लगे हैं, है ना, इन सब के लिए भी आपको क्या चाहिए, फिनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए हैं। पैसा दे के ही लोगे ना ये सारी चीजें। तो टुगेदर ऑल दिस इनपुट्स आर एसेंशियल, तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। वर्किंग लाइक पजल पीस टू क्रिएट द गुड्स एंड सर्विसेज वी रिलाई ऑन, तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें चाहिए होती हैं। ये स्किल्ड लोग भी चाहिए होते हैं, मशीनरी भी चाहिए होती है जिसको हम कैपिटल बोल देते हैं, लैंड भी चाहिए होती है, स्पेस, है ना। तो ये सब जो है हमें चाहिए होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कराने के लिए। अब हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के टुवर्ड्स। तो वो क्या है, हम भैया नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, चाहे हम लैंड लेके चले, वाटर लेके चले, मिनरल लेके चले, कोई भी ऐसा प्रोडक्शन नहीं है जहाँ पे हम इन सब चीजों को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है भैया, है ना। और अगर हम उनको बहुत ध्यान से यूज नहीं कर रहे हैं तो हम उनको हार्म कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेके चलते हैं तो तमिलनाडु में मैनी पीपल अर्न मनी बाय वर्किंग इन लेदर फैक्ट्रीज, लेदर फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं लोग। दिस हेल्प्स द लोकल इकोनॉमी बट द वेस्ट फ्रॉम दिस फैक्ट्रीज कैन पोल्यूट रिवर्स एंड सोइल। लोकल इकोनॉमी तो बढ़ रही है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना। जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो लोग कमाएंगे, कमाएंगे तो उस पैसे को जो है यूज भी करेंगे, यूज करेंगे तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ये सब तो हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, ये जो फैक्ट्रीज जो हैं ये अपना जो भी बाद में वेस्ट है उसको या तो रिवर्स में बहा देते हैं या फिर सोइल को पोल्यूट करते हैं, है ना। कहीं तो डंप करेंगे ना वो अपना गार्बेज, अपना वेस्ट। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि अगर हम जो पुराने हमारे स्मार्टफोन होते हैं उनका रिसाइकलिंग का कुछ है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कैसे उनको रिसाइकिल करना है ना। और फिर उनमें से आपके जो हार्मफुल सब्सटेंस है जैसे कि लेड है, मरकरी है, वो लीक हो जाते हैं ग्राउंड में या फिर वाटर में वो चले जाते हैं। हम कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स को डंप कर देते हैं ऐसे ही, क्योंकि रिसाइकिल का जो प्रोग्राम है वो नहीं है। हालांकि अभी तो इस पे बहुत एक्टिवली काम हो रहा है ई वेस्ट पे, बट स्टिल उस लेवल पे नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो पोल्यूशन है, तो ये क्या करता है, ये डेंजरस होता है पीपल के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम यूज तो यही कर रहे हैं ना। उसी मिट्टी से हम उगाई हुई क्रॉप्स खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वही पानी हम ग्राउंड वाटर कितना यूज करते हैं हम, है ना। तो ये सारी चीजें फिर हमारे लिए ही हार्मफुल हैं। तो इसीलिए जो है इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोड्यूसर हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली यूज करें। ठीक है, एक्सप्लॉइट ना करें, रिस्पॉन्सिबली यूज करें। वो अपनी जो मीट्स, जो उनकी नीड्स हैं उनको मीट कर सकते हैं बिना किसी, जो कि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए इसको खत्म किए। ठीक है। अब उनको जो है ट्राई करना चाहिए कि वो कम से कम वेस्ट करें, पोल्यूशन को अवॉइड करें और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। ये क्या है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स की मेनली।
और इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को हम बोलते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, हम एक्सप्लॉइट ना करें। ये क्या है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को जो है रिसाइकिल किया जा रहा है, उसको वाटर बॉडी, किसी भी वाटर बॉडी, चाहे वो रिवर है, स्ट्रीम है, या पॉन्ड है, या कुछ भी है, उसको वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले ये रिसाइकलिंग यूनिट इन्होंने लगा रखी है। और यूज ऑफ रिसाइकिल प्रोडक्ट एज इनपुट, और कई बार हम रिसाइकिल करके उसी को जो है रीयूज भी कर लेते हैं। चलो, अब अपार्ट फ्रॉम लैंड एंड नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज, बिजनेसेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वर्कर्स और एम्प्लॉयज के टुवर्ड्स भी होती है। मार्क्स का आइडिया हमने पढ़ा था, है ना, जहाँ पे वो क्लास की बात करता है, तो जो लेबर क्लास होती है उसका ध्यान ही नहीं रखा जाता, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि इनको पैसे की जरूरत होती है ना, तो इनसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आर काम करवा लेते हैं, पैसा उस हिसाब से देते नहीं हैं, इनकी कंडीशंस बहुत बेकार होती हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन होती हैं, इनको वॉशरूम नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं ना। तो ये सब जो है ये प्रॉब्लम्स है। उनको रोबोट की तरह उनसे काम कराया जाता है, ब्रेक नहीं दिया जाता, मंथली हॉलीडेज इनको नहीं दिए जाते, है ना। अगर विमेन है तो वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी कई बार ऐसी साइट्स पे लेके जाती है, कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने देखा होगा कैसे धूप में, चिलचिलाती धूप में वो खुद भी काम कर रही है, बच्चे को भी उसने उठा रखा है। तो हमारी, यानी कि जो बिजनेसमैन हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरनमेंट के साथ साथ वर्कर और एम्प्लॉय जो हैं उनकी तरफ भी है। उनको फेयर कॉम्पेंसेशन एंड वर्क कंडीशन देनी चाहिए, ठीक है, जिस हिसाब का वो काम करवा रहे हैं उस हिसाब के पैसे उनको पे करने चाहिए, और उनको काम करने के लिए सेफ एनवायरनमेंट भी देना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग भी उनकी करानी चाहिए, है ना, ताकि जो स्किल उनके लिए जरूरी है सीखने, वो मतलब ऐसा ना हो कि एक टाइम के बाद नए लोग आके उनको रिप्लेस कर दे और उनको कुछ आता ही ना हो, तो उनका लाइवलीहुड पे जो है खतरा आ जाएगा। तो उनको स्किल डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको इंश्योर करना चाहिए कि वो पढ़ें लिखें, साथ में उस चीज़ को और अच्छे से सीखें, ताकि वो कंपिटिटिव रहें अपने लेबर मार्केट में। ऐसा नहीं है कि कोई और लोग आके उनको रिप्लेस कर दें, ठीक है। उसके अलावा वर्क प्लेस राइट्स एंड प्रोटेक्शंस, राइट्स भी देने चाहिए कि भैया फेयर ट्रीटमेंट आप उनको दो, कोई डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे ना हो, और हेल्थ केयर बेनिफिट्स उनको मिले, या फिर पेड लीव अगर मिले, है ना, मतलब मंथली आप उनको हॉलीडेज दें जिनके लिए उनकी तनख्वाह ना कटे, पैसे उनको मिले। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एम्प्लॉयर्स और लेबर्स के लिए भी है। अब बिजनेसेस जो हैं are motivated to address social and environmental concern in their operation to benefit society and biodiversity through corporate social responsibility। अब खुद से अगर कोई नहीं भी कर रहा है तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भैया तुम इतने बड़े बड़े बिजनेस हो जाते हो, लेकिन तुम मतलब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, ना सोसाइटी के लिए तुम्हें कुछ अच्छा करना है, ना एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा करना है, तो कुछ तो कंपलसरी आपको करना पड़ेगा। तो CSR वहां पे आता है, इसमें आप 2% आपका जो भी आपने प्रॉफिट बनाया है उसका आपको देना पड़ता है, ठीक है। और वो जो आपका 2% है वो आपका हेल्प करता है एनवायरनमेंट में, जैसे पोल्यूटिंग एक्टिविटीज जो हैं, या फिर लोकल कम्युनिटीज जो हैं उनको अच्छे से एड्रेस करने में, एम्प्लॉयज वगैरह जो कस्टमर हैं उनको, मतलब ये सारी चीजें जो है ये आपकी CSR में आती हैं, ठीक है। तो ये इंडिया वाज फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू ब्रिंग CSR लॉ इन 2014 दैट मैंडेटेड मतलब जरूर बना दिया गया कंपनीज टू स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years ऑन CSR एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसमें एनवायरमेंट और सोसाइटी
दोनों को ही इम्पोर्टेंस दी गई है कि भैया आपका पिछले 3 साल का जितना भी एवरेज प्रॉफिट है उसका आप अपना 2% आप दो, आपको देना ही पड़ेगा ताकि इन चीजों में हम इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर खत्म होता है। समरी क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में हम इनको यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, और ये फैक्टर्स जो हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल है नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कंट्रीब्यूट टू देयर एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क एंड क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, वो है ह्यूमन कैपिटल। और ये इन्फ्लुएंस होती है, कैसे क्रिएट कर सकते हो आप? एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, हेल्थ से, टेक्नोलॉजी के यूज से, सोशल कॉन्टेक्स्ट से, जो कि लोगों को बहुत और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है उनके वर्कफोर्स में। ठीक है, उसके अलावा रिसोर्स, जो कि रिसोर्सेज हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट सर्व सोसाइटी। ऑफ कोर्स सोसाइटी को सर्व करने के लिए तो बनाते ही हैं। ठीक है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये आपने सुना होगा, है ना? तो आप जो भी नया क्रिएट करते हो, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, वो सोसाइटी को बाय एंड लार्ज सर्व करने के लिए ही आती है। ठीक है, नीड टू प्रिजर्व एंड यूटिलाइज जुडिशियली। तो इट्स लाइक आप सोसाइटी के लिए ही बना रहे हो, तो लेकिन आपको जो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी होके रिसोर्सेज को, ऐसा नहीं है कि आप एक्सप्लॉइट कर लो और आने वाली जनरेशन्स के लिए आप ना छोड़ो। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच। ये हमारी क्लास 8th की एनसीईआरटी जो है, क्लास 8th की एनसीईआरटी जो है आपकी, ये आपकी ख़त्म हो गई है। 6th 7th 8th ये हम कर चुके हैं 3 क्लासेस। अब हम 9th 10th 11th 12th के एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई विल ट्राई कि मैं वो लाइव ही लूँ क्लासेस, ताकि अगर आपका कोई, क्योंकि ये तो सिर्फ छोटी क्लासेस के लिए सिर्फ बेस तैयार करने के लिए थी, है ना? अब मोस्ट ऑफ द जो फोकस होता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह का, वो यहाँ पे है। ये चीज़ें आपकी जाननी जरूरी है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। यहाँ पे आपकी जो है जैसे इसमें तो कंबाइन ही था आपकी हिस्ट्री, ये यहाँ तक आपकी सोशल साइंसेस थी, है ना? अब यहाँ पे आपके अलग अलग क्लास, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपकी बुक्स जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं ट्राई करूँगी कि लाइव क्लासेस ही लूँ। बाकी तो देखते हैं, प्लान के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें नहीं जाती हैं, बट आई ट्राई दैट ओनली। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और आप प्लीज़ इसको, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट राइट दिस क्लासेस। आई डोंट नो इफ़ यू पीपल आर लाइकिंग इट और नॉट। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, कर दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ तो और इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो हम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, छोटे बच्चे हैं जिनको चीज़ें इजीली समझानी आप चाह रहे हैं कि उनको इजीली चीज़ें समझ में आ जाए, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो या दिस इज इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हैव ए गुड डे।